हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर जो एनईपी के अंडर में हमारा कोर्स चल रहा है उसकी बुक स्टार्ट करी है, एडवांस्ड ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें हम गेम थ्योरी दैट इज यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर चुके थे। इसमें अभी तक हमने एक ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया था लास्ट टाइम। सबसे पहले तो हमने इसमें सैडल पॉइंट एंड डोमिनेंस रूल डिस्कस किए थे, फिर हमने ग्राफिकल मेथड से अपने जो गेम की प्ले ऑफ मैट्रिक्स है सॉल्व करना सीखा था। आज हमारे पास आता है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, हमारे पास हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करना आ जाएगा, पूरा प्रोसेस भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है और हमारे पास है सॉल्व द पे ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको सबसे पहले हमारे पास जब भी गेम थ्योरी का क्वेश्चन आए और आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी हो और उसे सॉल्व करना हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उसमें सबसे पहले सैडल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करनी होती है। सैडल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, हमें रो का मिनिमा निकालना होता है, रो मिनिमा, और कॉलम का मैक्सिमा निकालना होता है। मैक्सिमा के लिए ऊपर लाइन खींचते हैं और मिनिमा के लिए हम नीचे लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका रो का मिनिमा निकालते हैं। इस रो का मिनिमम एलिमेंट हमारे पास -1 है, इस रो का मिनिमम एलिमेंट हमारे पास -2 है और इस रो का हमारे पास मिनिमम एलिमेंट -3 है। सिमिलरली हम कॉलम का मैक्सिमा निकालेंगे। इस कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास 3 है, इस कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास 4 है और इस कॉलम का हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट 2 है। ठीक है, अब हम ये रो मिनिमा और रो मैक्सिमा निकाल लिया है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, हम मैक्सिमा निकालते हैं किसका, रो मिनिमा का, जो हमारे पास कितना आ जाएगा, मैक्सिमम निकालना है रो मिनिमा का। इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास -1 हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं मिनिमा ऑफ कॉलम मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। -1 और 2 अगर आपस में इक्वल होते हैं, अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आती हैं तो हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है और वही हमारी वैल्यू की गेम होती है। बट यहाँ पर हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमने क्या लिखा है, द गेम डज नॉट हैव अ सैडल पॉइंट। तो हमारे गेम के पास सैडल पॉइंट नहीं है। अब हम इस मैट्रिक्स को डोमिनेंस रूल से इसे रेड्यूस करने की कोशिश करेंगे 2x2 मैट्रिक्स में। अब सबसे पहले हम रो देखते हैं, तो रो में ऐसी कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें हम हर एक एलिमेंट को छोटा दिखा दें उस किसी और रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। ठीक है, और सिमिलरली ऐसा कॉलम भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके हर एक एलिमेंट को हम बड़ा दिखा दें किसी और कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। आप अप्लाई करके देख सकते हैं, हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया किस तरह से डोमिनेंस रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी रो और कॉलम नहीं मिल रहा है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपनी 2x2 मैट्रिक्स में रेड्यूस कर सकते हैं इस 3x3 मैट्रिक्स को। तो हमने इसके बाद क्या लिखा है, हमारे पास सैडल पॉइंट भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है एंड कैन नॉट बी रेड्यूस टू 2x2 मैट्रिक्स बाय डोमिनेंस रूल। हम 2x2 मैट्रिक्स में भी इसे रेड्यूस नहीं कर सकते हैं डोमिनेंस रूल से। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास इस टाइप से मैट्रिक्स बनती है, अब सबसे पहले हमने इसे सैडल पॉइंट से चेक कर रहा था, उसके बाद हमने डोमिनेंस रूल अप्लाई करने की कोशिश करी। उसके बाद अगर हमारे पास 2x m या m×2 की मैट्रिक्स आ जाती है तो उसे हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है हम किस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ अपने वो लेक्चर देख लीजिएगा, हमने उसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम अगर ग्राफिकल मेथड से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो हमारे पास नेक्स्ट मेथड आ रहा है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट मेथड आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स या फिर सिंप्लेक्स मेथड। उससे तो हम सब तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इधर वो 2x2 मैट्रिक्स हो, 3x3 मैट्रिक्स हो, 2x m मैट्रिक्स हो, किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो, वो सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व की जा सकती है, कितनी ही बड़ी हो कितनी ही कॉम्प्लेक्स हो। बट वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत लेंथी मेथड होता है। तो हम सबसे पहले प्रीफर करते हैं कि हम पहले सैडल पॉइंट से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर डोमिनेंस रूल से सॉल्व करने की कोशिश करें। वो भी नहीं होता है तो ग्राफिकल मेथड या एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई करें। ठीक है, अगर वो भी नहीं होता है तो हम सिंप्लेक्स मेथड पर जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा एल्जेब्रिक मेथड टॉपिक लेकर चल रहे हैं तो हम एल्जेब्रिक मेथड से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया है, सो वी विल प्रोसीड टू सॉल्व द गेम बाय एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, हम एल्जेब्रिक मेथड से अब ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या मान लेते हैं, हमने आपको बताया था कि प्लेयर ए के लिए हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, हम हर स्ट्रेटजी के लिए एक प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं, दैट इज x1, x2 और x3 कि प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटजी चलने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है x1 और प्लेयर ए के सेकंड स्ट्रेटजी चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है x2। सिमिलरली प्लेयर ए के थर्ड स्ट्रेटजी चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो x3 है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, लेट x1, x2, 3 बी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज फॉर प्लेयर ए। ठीक है, जैसे हमने प्लेयर ए के लिए x1, x2, x3 कंसिडर किए हैं, ऐसे हम प्लेयर बी के लिए y1, y2, y3 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंड y1, y2, y3 बी द ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज फॉर ऑफ प्लेयर बी। ठीक है, हमने थोड़ी सी थ्योरी पहले लिख ली थी जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है, और हमने क्या माना है यहाँ पे, हमने प्रोबेबिलिटीज और या फिर कहें ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज हमने पहले ही नोटिस कर लिए, लेट कर लिए, और हम क्या लेट करेंगे कि v जो है वो हमारी वैल्यू ऑफ द गेम, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन आएगा इस गेम का वो उसकी वैल्यू हमारे पास v है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड, इसमें क्या होगा, एल्जेब्रिक इक्वेशंस बनानी होंगी। अब एल्जेब्रिक इक्वेशंस किस तरह से बनेंगी, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसमें हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, तो हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, तो हम देखें 3 1 2 3 3 तो रोज है, 1 2 3 3 कॉलम्स है, मतलब टोटल हमारे पास 6 इक्वेशंस बनेंगी, एल्जेब्रिक इक्वेशन बनेंगी। अब किस तरह से बनेंगी, सबसे पहले हम प्लेयर ए के लिए देखते हैं। फॉर प्लेयर ए
फॉर प्लेयर ए। हम इक्वेशंस बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए हम जब लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगी? प्लेयर बी की जब फर्स्ट स्ट्रेटेजी लेंगे तो हम लेके चलेंगे, जब प्लेयर बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी चलेगा तो प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी चल सकता है। क्या चलेगा? -1x1, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रेटेजी चलने की इसकी प्रोबेबिलिटी x1 है, प्लस सेकंड स्ट्रेटेजी चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1x2, फिर थर्ड स्ट्रेटेजी चलने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 + 3x3। और ये जो हमारे पास वैल्यू आती है, हम हमेशा गेम मान के चलते हैं कि प्लेयर ए हमेशा विनर होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा > v आएगी। कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ये जो इक्वेशन सॉल्व करके आएगी वो वैल्यू ऑफ द गेम के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, तभी तो हमारा प्लेयर ए विनर होगा। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं। इसी तरह से हमारे पास फर्स्ट कॉलम के लिए इक्वेशन आ गई है, फिर सेकंड कॉलम के लिए इक्वेशन बनाएंगे, फिर थर्ड कॉलम के लिए इक्वेशन बनाएंगे। जब वो सारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम रोज वाइज इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट कॉलम की इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, अब सेकंड कॉलम की इक्वेशन लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगी? 2x1 प्लस -2x2 प्लस 4x3। ये भी हमारे पास > v आ जाएगा। उसके बाद थर्ड लेके चलते हैं, 1x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 > v। ठीक है, हमने तीनों इक्वेशंस अपनी क्रिएट कर ली। उसके बाद हम क्या लेके चलेंगे? उसके बाद हम बना के चलेंगे क्या? हम इन तीनों इक्वेशंस को एक इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फॉर प्लेयर बी लेके चलेंगे। फॉर प्लेयर बी के लिए जब हम लेके चलेंगे तो प्लेयर बी के लिए हम रो वाइज लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि रो वाइज इसलिए हम लेंगे क्योंकि इसमें हमें प्लेयर बी के लिए हमारे पास क्या क्या स्ट्रेटेजी है? y1 y2 y3, तो इसलिए हमें कॉलम वाइज लेना होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? -1y1 प्लस 2y2 प्लस y3। ठीक है, अब प्लेयर बी हम मान के चलते हैं प्लेयर बी हमेशा हारेगा, प्लेयर ए हमेशा जीतेगा तो > v, और प्लेयर बी हमेशा हारेगा। ये हमारी अजम्पशंस रहते हैं स्टार्टिंग की, हमेशा जब भी हम गेम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा <= v हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लेके चलते हैं क्या? फर्स्ट रो हो गई, अब सेकंड रो लेके चलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी y1 - 2y2 प्लस 2y3, ये हो जाएगा <= v। उसके बाद हम थर्ड लेके चलेंगे 3y1 प्लस 4y2 माइनस 3y3 > v। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। आपको ये आई होप इक्वेशंस बनानी आ गई होंगी, क्योंकि हमारा पूरा जो क्वेश्चन है इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमारी जो पे ऑफ मैट्रिक्स थी इसका काम कंप्लीट। ये हमारी जो वो लिखा है, थ्योरी लिखी है, वो हमने ऑलरेडी लिख दी है, वो आपको समझ में आ गई होगी, इसका काम कंप्लीट। अब हमारे लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ बची है वो सिर्फ ये 6 इक्वेशंस हैं, लेकिन ये हमेशा इक्वेशंस नहीं है, इनइक्वलिटीज़ है। लेकिन हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इनइक्वलिटीज से हम एक इंटरवल फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो हम क्या मान के चलेंगे? लेट अस कंसीडरिंग inequalities 1 and 2 एज इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास जो इनइक्वलिटीज़ आई हैं इक्वेशन 1 और 2 में, ये जितनी भी इनइक्वलिटीज़ हैं इन्हें हम इक्वेशंस कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, ओके, जब हम इन इक्वलिटीज़ को इक्वेशंस मान के चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का x1 प्लस का x2 प्लस का 3x3, ये हमारे = v हो जाएगा। जहाँ पे भी इनइक्वलिटी का साइन है उसे रिमूव करके इक्वल का साइन लगा दीजिए, तभी तो वो हमारी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलर ये करिए, 2x1 माइनस का 2x2 प्लस का 4x3 = v, x1 प्लस का 2x2 माइनस का 3x3 = v। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर बी के लिए चलते हैं, क्या? माइनस का y1 प्लस का 2y2 प्लस का y3 = v। सेकेंड आ जाएगी y1 माइनस का 2y2 प्लस का 2y3 = v। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास 3y1 प्लस का 4y2 माइनस का 3y3 = v। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक साथ ग्रुप में कंसिडर कर ली थी इक्वेशंस, बट यहाँ पे हम सारी इक्वेशंस को अलग अलग कंसिडर करेंगे। ठीक है, 1 और 2 हमारे पास हो चुकी है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3, ये हमारे पास इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6, ये इक्वेशन 7, ये इक्वेशन 8। ठीक है, अब हमारे पास ये जो x1, x2, x3 और y1, y2, y3 ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ है या फिर ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज है। तो आपको प्रोबेबिलिटीज़ का फॉर्मूला पता होगा क्या, कि हमारे पास टोटल जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल हम प्लेयर ए के लिए लेके चलें तो x1, x2, x3 है, तो इन प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होता है वो हमेशा =1 होता है। ये तो आई होप आपको याद होगा कि इन प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 =1 होता है। तो हमने ये इक्वेशन लिख ली है। सिमिलरली क्या आ जाएगा? सेकंड वाली प्लेयर बी के लिए जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ है या ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज है, इनका सम भी हमारे पास =1 आ जाएगा। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हमेशा > 0 रहेंगी।
ठीक है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेंगी। ठीक है, x1 के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, x2 के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख दिए, x3 के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख दिए। सिमिलरली y1 के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख लें, y2 के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख लें एंड y3 के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख लें। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। ये चीज़ आपको एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बाकी ये जो लास्ट वाली 2 लाइन है इनका इतना यूज़ नहीं है, बट ये जो सम इक्वल्स टू 1 दिखाया है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। इसलिए इन इक्वेशंस को भी इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 मान लीजिए। क्यों यूज़ होगी? क्योंकि अगर हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू मिल गई तो हम x3 की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली y1 y2 की वैल्यू फाइंड हो गई तो y3 की फाइंड कर सकते हैं। मतलब इनमें से किसी भी 2 वैल्यूज़ की हमारे पास वैल्यू पता चल जाएगी, 2 वेरिएबल्स की, तो हम थर्ड वेरिएबल की इक्वेशन आराम से फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल जितने भी इक्वेशंस है वो हमारे पास ये है और हमें इनका यूज़ करके हमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ये सारी इक्वेशंस हैं। अब हम इस नोटबुक पे इसे सॉल्व कर लेंगे, जिससे आप हमें बार बार पेज वाइप नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट इधर से सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें इसमें से x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम क्या करें, पहले x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है? हमारे पास ये स्टार्टिंग की 3 और ये इक्वेशन नंबर 9 में x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ है। तो हम क्या देखते हैं, हम अगर इसमें देखें इक्वेशन 3 और 5 में x1 और x1 के कोफिशिएंट हमारे पास सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है। x2 में डिफरेंस है, बट x3 में भी हमारे पास जो कोफिशिएंट्स है वो सेम है और माइनस का डिफरेंस है। तो हम क्या करें, इक्वेशन 3 और 5 को हम ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5। ठीक है, अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का x1 प्लस का x2 प्लस का 3x2 इक्वल्स टू v, सॉरी दिस इज x3, ठीक है। और हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 5 क्या है, x1 प्लस 2x2 माइनस का 3x3 इक्वल्स टू v। ठीक है, जब हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी 3x2 इक्वल्स टू 2v। ठीक है, यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं 2v/3। ठीक है, यहाँ से हमें x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट x1 या x3 की वैल्यू फाइंड करने की देखें तो हम क्या देखें, तो यहाँ पे हम अगर इक्वेशन नंबर 3 में हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास इन दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे और माइनस साइन डिफरेंट होगा, तो ये हमारे कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 एंड बाई टू एंड एडिंग इन 4। ठीक है, हम इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 में ऐड कर देते हैं। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x1 हो जाएगा प्लस का 2x2 हो जाएगा प्लस का 6x3 हो जाएगा इक्वल्स टू 2v हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब सेकंड वाले में देखें तो 2x1 माइनस का 2x2 प्लस का 4x3 इक्वल्स टू v हमारे पास वैल्यू आ जाती है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 10x3 इक्वल्स टू 3v। यहाँ से हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाती है 3v/10। ठीक है, अब हमारे पास x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू है। अगर हम x2 और x3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर देते हैं तो हम x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वही करेंगे, पुट x2 एंड x3 इन इक्वेशन 9। ठीक है, हम वैल्यू जब पुट करते हैं तो x1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस x2 की वैल्यू 2v/3 है और माइनस कर देंगे x3 की वैल्यू को, तो हमारे पास हो जाएगा 3v/10। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है हमारे पास x1 इक्वल्स टू, हमारे पास वैल्यू आएगी 17v/13। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, x1, x2 और x3। अब सिमिलरली हम 6, 7, 8 और इक्वेशन नंबर 10 का यूज़ करके y1, y2 और y3 की वैल्यूज़ भी सॉल्व कर लेंगे। तो हम अगर सॉल्व करते हैं, आपको इक्वेशन सॉल्व करना आयु पाता होगा क्योंकि हमने 9th और 10th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा था इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। हमने बहुत सारी प्रोसेस सीखी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, एलिमिनेशन मेथड सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था। आप किसी भी मेथड से अपना प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन 6, 7, 8 और 10 का यूज़ करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 6, 7, 8 एंड 10, हम जब इन चारों इक्वेशंस का यूज़ करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है y1 की। ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे अपना डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। y1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2v/3, y2 की हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2v/10 और सिमिलरली हम y3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी
y3 की वैल्यू आएगी हमारे पास 2v/3, बट y1 की वैल्यू हमारे पास आती है 7v/15। ठीक है, हमने गलती से थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी और y1 और y3 की वैल्यूज़ आपस में एक्सचेंज कर दी थी। हमारे पास जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y1, y2, y3 की वैल्यूज़ ये आती हैं। अब हम क्या करें, हमारे पास x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ हैं, y1, y2, y3 की वैल्यूज़ हैं। हम तीन वैल्यूज़ x1, x2, x3 या फिर y1, y2, y3 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। कौन सी में, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द गेम मिल जाएगी। हम फॉर एग्जांपल को इक्वेशन 3 में ही पुट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएंगी। हम पुट x1, x2, x3 इन इक्वेशन 3, हम इक्वेशन 3 में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 17v/30 है, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 2v/3 है, 2v/3 है, प्लस हम 3x3 करेंगे, x3 की वैल्यू हमारे पास 3v/10 है, 3 × 3v/10 है, इक्वल्स टू में हमारे पास v है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है, v की वैल्यू हमारे पास आएगी 15/23। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में अपना सॉल्यूशन लिख दिया है। आपको सॉल्व करना तो आई होप आता होगा, अगर नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास सबकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x1, x2, x3 की, y1, y2, y3 की, और वैल्यू ऑफ द गेम भी हमारे पास है। तो हम एंड में क्या लिखेंगे, हम अब यहाँ पे डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के पास लिखते थे, हमें जो अपनी वैल्यूज़ लिखनी है हम क्या लिखेंगे, दी ऑप्टिमल strategy for player A इज़, प्लेयर ए के लिए हमने ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी अपनी कंस्ट्रक्ट की थी x1, x2 और x3, और प्लेयर बी के लिए y1, y2, y3। तो हमें बस इन सब की वैल्यूज़ अपनी यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू हमारे पास हमने यहाँ पे निकाली थी, कितनी है, 17v/30। यहाँ पे अगर हम v की अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 17/30 × 15/23, 15 से 2 टाइम्स कट हो जाएगा तो हमारे पास 17/46 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट जो होगी x1 वो 17/46 होगी, और इस तरह से हम सारी अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनकी में v की वैल्यू पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास x1 की वैल्यू तो ये आ चुकी है, अब x2 की वैल्यू निकालते हैं तो 10/23 आती है, और x3 की वैल्यू हमारे पास 9/46 आती है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, दी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी हमारे पास निकलेगी कितनी, बिल्कुल सेम हमारे पास y1, y2, y3 में v की वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास आंसर आ जाता है 7/23, हमारे पास y2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 6/23, और y3 की हमारे पास वैल्यू आएगी 10/23। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और वैल्यू ऑफ द गेम हमारे पास कितनी है, वैल्यू ऑफ गेम हमारे पास आई है 15/23, जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है किस तरह से हमें फाइंड आउट करनी है। आई होप इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है समझ कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, अलजेब्रिक मेथड से हम किस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।